दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नंबर 1 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये कहानी पूरी कंप्लीट अपलोड होगी। धन्यवाद। एपिसोड 1, अंबिका का गुस्सा। रारदू गांव, यह अहमदाबाद से लगभग 50 किलोमीटर और नडियाद से लगभग 35 किलोमीटर दूर खेड़ा जिले में है। यहाँ लगभग 629 साल पुराना शिव मंदिर है। मंदिर के आसपास एक छोटा सा तालाब है जिसमें सालों भर पानी भरा हुआ रहता है। यह पानी इस तालाब में कहाँ से आता है कोई भी नहीं जानता है, लेकिन इस मंदिर की अपनी एक विशेषता है। इस मंदिर में जो भी कुछ मांगे दिल से, वह पूरी होती ही होती है। सुबह का समय था। एक लड़की जो तालाब में नहा रही थी, उसने सफ़ेद रंग का वस्त्र पहना था जो उसे नहाने की वजह से उसके कपड़े गीले हो गए थे, जिससे उसके अंदर के कपड़े विजिबल हो गए थे। पर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उस लड़की की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे। नहाकर निकलते ही कुछ महिला दौड़कर आकर तौलिए उसके कंधे पर रख देती है। तौलिए की दोनों छोर पकड़कर लड़की धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ जाती है। मंदिर में जैसे जैसे इसके कदम बढ़ते हैं वैसे वैसे मंदिर का रास्ता धीरे धीरे सभी मिलकर खाली करने लगते हैं। उस लड़की के पीछे पीछे उसके परिवार वाले भी मंदिर की तरफ बढ़ जाते हैं। मंदिर में जाते ही पुजारी लड़की से पूरी विधि विधान के साथ शिवजी की पूजा करवाते हैं। उसके बाद वह मंदिर से बाहर निकलती है और एक कमरे में चली जाती है। बिजनेस सूट पहन के बाहर आती है, इधर उधर देखने लगती है अपने परिवार को। लड़की अपने खास बॉडीगार्ड कुंदन को बुलाकर कड़कती आवाज में कहती है, कहाँ है सभी, जल्दी बुलाओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। कुंदन सर झुकाकर कहता है, लेडी बॉस सभी माँ पार्वती के मंदिर में है। उद्धरण चिन्ह। लड़की धीरे से फुसफुसाते हुए कहती है, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। फिर कड़कती आवाज में कहती है, जाओ जाकर जल्दी से सभी को लेकर आओ, मैं कार में वेट कर रही हूँ, देर नहीं होनी चाहिए। कुंदन सभी को लेकर आता है। एक 45 साल की औरत आती है और कार का दरवाजा खोलकर उस लड़की के बगल में बैठ जाती है और कहती है, अम्बू कितनी बार बोला है माँ पार्वती के मंदिर में पूजा करके आया कर, और उसके हाथों में प्रसाद रख देती है। उद्धरण चिन्ह। प्रसाद उठाकर अपने मुंह में रख लेती है और अपनी माँ को एक बार देखकर बाहर देखने लगती है। अम्बू कोई और नहीं, अंबिका कपूर होती है। कपूर इंडस्ट्रीज की मालकिन, जो अपने बलबूते और अपने दम से इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की थी। हालांकि इसके पीछे इनके नाना का बहुत बड़ा हाथ है, ये धीरे धीरे आप सभी को पता चली जाएगी। दूसरी गाड़ी में इनके एक मामा मामी बैठे थे। मामा का नाम अशोक और मामी का नाम कमला देवी था। नाना जी और रामनाथ दूसरे ही गाड़ी में बैठे हुए थे। रामनाथ नाना जी का एक खास आदमी था जो हमेशा ही नाना जी के साथ ही रहते थे। नाना जी के गलत और सही, लीगल एंड इनलीगल के बारे में रामनाथ अच्छे से जानता था। नाना का नाम राम वैजनाथ कपूर है। ये रारदू गांव के जमींदार थे। इन्हीं की फैसला से पूरा गांव चलता था, पर अब ये बूढ़े हो जाने के कारण कोई भी फैसला नहीं ले पाते थे। यह अपना सारा कारोबार अपनी नातिन अंबिका को सौंप दी थी। अशोक और कमला को भी अपनी अंबिका पर बहुत ही अटूट विश्वास था, क्योंकि जब से वह यहाँ पर आई थी तभी से सभी पर अपना प्यार और पूरे घर को संभाल रखी थी। अशोक का एक बेटी सारा थी जो इंडिया के बाहर पढ़ने गई हुई थी। उसके साथ अंबिका के छोटा भाई आकाश भी, दोनों साथ में ही लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। अंबिका घर की बड़ी लड़की होने के कारण सारा कारोबार का बोझ और गांव का फैसला अंबिका पर ही डिपेंड था। गांव के बड़े बुजुर्ग और छोटे सभी लोग अंबिका को फैसला को सर झुकाकर मान लेते थे, क्योंकि अंबिका का फैसला में कोई भी निरपेक्ष नहीं होता था। राम वैजनाथ कपूर बहुत बूढ़े होने के कारण हमेशा ही बीमार रहा करते थे, लेकिन अंबिका कोई भी फैसला अगर न ले पाती थी तो वह वैजनाथ जी के पास जाकर सलाह मशवरा लेती थी। सभी घर पर पहुंचते हैं। पूरे घर में नौकरों की लंबी लाइन लगी हुई थी। घर भी बहुत बड़ा आलीशान था। सामने बहुत बड़ा गार्डन था जिसके बीचों बीच एक झूला लगा हुआ था। दूसरी तरफ बालू से भरा हुआ एक स्थान था जहां कुछ लोग आपस में कुश्ती का प्रैक्टिस कर रहे थे। वहीं कुछ दूर पर कुछ लोग कराटा का भी प्रैक्टिस कर रहे थे। थोड़ी दूर पर एक ऐसी जगह थी जहां पर कुछ लोग गोली, रिवॉल्वर, बंदूक की प्रैक्टिस करते थे। यहां पर सिर्फ बॉडीगार्ड आते थे, वो भी कुंदन या रामनाथ के परमिशन से। घर के बाहर और अंदर जितने भी बॉडीगार्ड थे फुल ट्रेन थे। सभी को ट्रेनिंग देने का काम रामनाथ काका और कुंदन का था। डाइनिंग टेबल पर खाना किसने बनाया है, अंबिका चिल्लाते हुए कहती है। एक औरत दौड़ते हुए आती है जिसका नाम मालती होती है। वह कहती है, जी मैडम मैंने। उद्धरण चिन्ह। तुम, काकी कहाँ है, अंबिका चिल्लाते हुए पूछती है। मालती डरते हुए हकलाते हुए कहती है, माँ बीमार है इसीलिए आज खाना मैंने बनाया। काकी बीमार है, कोई मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अपने टेबल पर से उठकर चिल्लाते हुए कहती है। अम्बू शांत हो जाओ, आयशा अंबिका की माँ अम्बू का हाथ पकड़ते हुए कहती है। मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है, उसे वायरल फीवर हुआ है, कल तक ठीक हो जाएगी, तुम नाश्ता करो। अम्बू फिर चिल्लाते हुए कहती है, तुम काकी की बहू हो और तुम्हें अभी तक खाना बनाने नहीं आता है। खाना लेकर के जाओ, जल्दी से मेरे लिए चाय लेकर आओ।
और एक बात ध्यान से सुन लो, 2 दिन के अंदर खाना बनाना सीख लो वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। काकी हाथ में प्लेट लेकर आते हुए कहती है, फिर से हमारी बिटिया किस पर चिल्ला रही है। यह आवाज सुनकर सभी किचन से आती हुई 60 साल की औरत पर नजर जाती है। वह कोई और नहीं काकी होती है। काकी को आते हुए देखकर अम्बू अपने चेयर से उठती है और काकी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे अपने चेयर के बगल में उसे बिठा देती है। अम्बू काकी को डांटते हुए अंदाज में कहती है, क्या जरूरत है आपको आने की, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, चलो जाओ आराम करो। प्लेट में से एक पराठा का कोना तोड़कर अम्बू की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, अगर बिस्तर में बैठे रहती तो तुम्हारे पेट कैसे भरेगा। सभी को डांट डांट कर अपना मूड खराब कर लोगी। मुझे पता है तुम्हें मेरे अलावा किसी के हाथों का खाना पसंद नहीं है, चलो जल्दी मुंह खोलकर इसे खा लो। ये देखकर कुंदन, मामा, मामी, नाना और रामनाथ सब अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि एक परिवार को छोड़कर सिर्फ काकी और कुंदन पर भरोसा करती थी, इसके अलावा वह किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी। आगे के एपिसोड सुनने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 2, अंबिका। ये देखकर कुंदन, मामा, मामी, नाना और रामनाथ सब अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई जोर से हंस सके, वरना अंबिका के गुस्सा से कौन किसे बचाता। अम्बू अपने परिवार को छोड़कर सिर्फ काकी और कुंदन पर भरोसा करती थी, इसके अलावा वह किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि वह इतना तकलीफ देखी थी अपनी छोटी सी लाइफ में, इसीलिए वह किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती थी, अपनी परछाई पर भी नहीं। टेबल से उठते हुए अम्बू कहती है, कुंदन ऑफिस चलो, आज यह मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करोड़ों की डील है, हाथ से जानी नहीं चाहिए। आयशा कहती है, करोड़ों के डील बाद में कर लेना, आज होम मिनिस्टर की बेटी की शादी है, पता है ना, शाम को जल्दी आ जाना, साथ में चलेंगे। अम्बू रुककर माँ की तरफ मुड़कर कहती है, मामी आप दोनों जाकर एक हीरो का सेट ले लीजिएगा, आप सभी शादी पर पहुंचिएगा, हम तो पीछे से आ जाएगा। आयशा अपनी जगह से उठकर कहती है, मैंने एक बार कहा ना, सब साथ में चलेंगे, मतलब सब साथ में। अम्बू एक गहरी सांस छोड़ते हुए, मामा कितनी देर में ऑफिस आ रहे हैं, इस मीटिंग में आपका होना जरूरी है, क्योंकि आप भी 30% इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। कुंदन के साथ बाहर जाते हुए अम्बू कहती है, आप सभी तैयार रहिएगा, हम घर पर आ जाएंगे, साथ में सब चलेंगे। इतना कहकर कुंदन को कहती है, इन दोनों के लिए शोरूम खाली करवा दो, कोई भी काम केयरलेस नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हें पता है सब काम खत्म करके जितनी जल्दी हो ऑफिस पहुंचे। अशोक जी दौड़ते हुए अम्बू के पास आते हैं और कहते हैं, चले बिटिया, हम पर ऑफिस में डोंट कॉल बिटिया, पता है मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है, अम्बू को छेड़ते हुए अशोक कहते हैं। दोनों मर्सिडीज में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। घर से ऑफिस की दूरी लगभग 1 घंटे की होती है। कुंदन आयाशा और कमला देवी को लेकर के हीरो का शोरूम में पहुंचता है। वह शोरूम कुंदन के कहने पर पूरा ही खाली करवा दिया गया था। शोरूम के बाहर और भीतर कई सारे बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। आयशा और कमला जब शोरूम के अंदर आते हैं, आयशा कहती है, यह अम्बू बिना जो मन में आता है वही करती है, भला भोली जनता से हमें क्या डरना। कमला कहती है, अपने परिवार से इतना प्यार करती है कि जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। जीजी बचपन से उसने कम दुख झेले हैं, वह कुछ भी भूल नहीं पा रही है, इसलिए अब वह कोई भी रिश्क नहीं लेना चाहती। दोनों बातें करते करते नेकलेस के मेन सेक्शन पर पहुंच जाते हैं। कुंदन कहता है, मैडम को अच्छे अच्छे नेकलेस दिखाओ, जितनी जल्दी हो सके। आयशा कुंदन को आंख दिखाकर आंखों से बताना चाहती है कि यहाँ पर अपनी गुंडागर्दी बंद करो। शोरूम का मैनेजर ही आयशा और कमला को अटेंड करता है। दोनों करीबन 50 नेकलेस देखने के बाद एक नेकलेस पसंद करती है और कहती है, इसे पैक करवा दो। शोरूम का मैनेजर फिर से कहता है, आप दोनों के लिए और मैडम के लिए कुछ और दिखाओ। कमला आयशा से कहती है, क्यों ना एक अम्बू के लिए भी ले लिया जाए, तुम्हें क्या लगता है यह इतना आसान है। आयशा कमला से कहती है, जी पहले ले तो लीजिए, फिर बाद की काम आप तो आराम से ही संभाल लेंगे। कमला कहती है, इस बार भी मैं ही बिल्ली के गले में घंटी बांधनी होगी। आयशा कहती है, आपको पता है ना, और वह किसी की बात नहीं सुनेगी आपके अलावा। कमला कहती है। फिर दोनों मिलकर करीबन 120 नेकलेस देखने के बाद एक पतली सी राउंड ब्रिलियंट कट शेप लेडीज एंड ब्यूटीफुल हीरो का नेकलेस पसंद करती है। मैनेजर दोनों नेकलेस देकर बिल आयशा के हाथों में थमा देता है। कुंदन आयशा के हाथों से बिल लेकर एक चेक थमा देता है और दोनों को लेकर बाहर चला जाता है। सैफली दोनों को घर ड्रॉप कर ऑफिस के लिए कुंदन निकल जाता है। ऑफिस में एंट्री के साथ ही पूरे ऑफिस में एकदम शांति का माहौल छा जाता है। अंबिका बिना चेहरे पर किसी भाव को लिए हुए अपने लंबे लंबे कदमों के साथ चलती है और उसके साथ आकाश और पीछे पीछे 10-12 बॉडीगार्ड साथ चलते हैं। ऑफिस में किसी की भी हिम्मत आंख उठाकर देखने की नहीं होती है। सभी एम्प्लॉय आंख नीचे करके गुड मॉर्निंग लेडी बॉस करके कहते हैं। समायरा अंबिका को ग्रीट करते हुए गुड मॉर्निंग विश करती है और आज का सारा शेड्यूल बताती है। समायरा भी कराटा चैंपियन रह चुकी थी, इसीलिए अंबिका उसे अपने असिस्टेंट की पोस्ट पर हायर करती है। अशोक अपने कैबिन में जाता है और उसका असिस्टेंट कुणाल आकर मीटिंग की सारी बातें और आज का शेड्यूल बताता है। आखिर में कहता है, अभी 10 मिनट के अंदर ही एक मीटिंग है जहां सभी को रहना कंपलसरी है।
हाँ पता है, अब लेडी बॉस से बचना है तो रहना ही पड़ेगा, वरना वह सभी के साथ मिलकर मेरा भी चटनी बना देगी, आकाश कहता है। कुणाल मुस्कुराते हुए कहता है, सर आप भी मैडम से डरते हैं क्या? आकाश कुणाल को घूरते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें अपनी बत्तीसी पसंद नहीं है? सारी की सारी बाहर निकाल कर हाथ पर रख दूंगा। अशोक आस्ते से फुसफुसाते हुए कहता है, जैसे कि तुम्हें मालूम ही नहीं है वह किसी की भी चटनी बना सकती है, वह भी 2 मिनट में। कुणाल सुन लेता है और कहता है, सर 2 मिनट में तो सिर्फ मैगी नूडल्स ही बनते हैं और कुछ भी नहीं। ऐसा है तो तुम आज एक काम करो, आज की मीटिंग में सिर्फ 30 सेकंड लेट पहुंचना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि 2 मिनट में मैगी बनती है या चटनी भी बन जाती है। ठीक है, ट्राई करो। अशोक कुणाल की पीठ थपथपाते हुए केबिन के बाहर मीटिंग हॉल के पास जाने लगता है। कुणाल मन में सोचता है, सर सच में आज मेरी चटनी बनाकर रहेंगे? इतना सोचने के बाद कुणाल दौड़ के मीटिंग हॉल की तरफ दौड़ने लगता है, जाने लगता है। अब आगे के एपिसोड सुनने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 3, बिल्ली के गले में घंटी। आकाश कुणाल की पीठ थपथपाते हुए केबिन के बाहर मीटिंग हॉल के पास जाने लगता है। कुणाल मन में सोचता है, सर सच में आज मेरी चटनी बनवा कर रहेंगे? इतना सोचने के बाद कुणाल दौड़ के मीटिंग हॉल की तरफ जाने लगता है। रास्ते में आकाश के साथ धीरे धीरे मीटिंग हॉल के अंदर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। मीटिंग 10:30 का समय था। ठीक 2 मिनट बचा हुआ था, तभी अंबिका और समायरा भी मीटिंग हॉल में आ करके अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे सभी कोई मीटिंग हॉल में आ जाते हैं। अंबिका के हाथों के इशारों से मीटिंग शुरू हो जाती है। ठीक उसी समय दरवाजा पर 2 एम्प्लॉय आया हुआ था, लेकिन अंबिका के हाथों के इशारे से दोनों को बाहर ही खड़ा कर दिया गया। मीटिंग करीबन 3 घंटे के बाद खत्म होती है। सब उठकर अपनी अपनी जगह काम पर चले जाते हैं। अंबिका समायरा से कहती है, बाहर जो एम्प्लॉय है उसे 1 महीने की एडवांस सैलरी दे करके रेजिग्नेशन लेटर हाथ में दे दो। समायरा कहती है, मैडम 1 महीने का एडवांस सैलरी क्यों? अंबिका अपनी आंखों से समायरा को देखती है। समायरा की आवाज़ उसके गले में ही अटक जाती है और अपनी गर्दन हिलाकर बाहर एम्प्लॉय के पास चली जाती है। समायरा दोनों एम्प्लॉय के हाथों में रेजिग्नेशन लेटर और 1 महीने की एडवांस सैलरी देकर वहां से चले जाने को कहती है। दोनों एम्प्लॉय कहते हैं, मैडम वॉशरूम जाने की वजह से थोड़ी लेट हो गया था, हमसे कहने का कोई मतलब नहीं बनता है, ये लेडी बॉस का ऑर्डर है, समायरा कहती है। आकाश और करण खड़े होकर के ये सब देख रहा था। तभी आकाश कहते हैं, कुणाल से अब समझ में आ गया 2 सेकंड लेट होने से भी क्या हाल होता है। कुणाल कहता है, पता तो चल गया कि 2 मिनट में मैगी के साथ साथ चटनी भी बन सकती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शाम का समय, सभी घरवाले रेडी होकर के अंबिका का इंतजार कर रहे थे। अंबिका रुबाबदार के साथ घर के अंदर प्रवेश करती है और पीछे पीछे उसके कुंदन रहता है। अंबिका घर के अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती है और सर्वेंट को चाय लाने को कहती है। आयशा चाय लेकर के आती है और अपनी बेटी के हाथ में देते हुए उसके बगल में सोफे पर बैठ जाती है। अंबिका चाय लेते हुए कहती है, नाना कहाँ है? आयशा कहती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वह नहीं जाएंगे। अंबिका कुंदन को इशारे करती है। कुंदन इशारे समझकर रामनाथ को लेकर नीचे आ जाते हैं। अंबिका रामनाथ से पूछती है, नानू कैसे है? रामनाथ जी कहते हैं, ठीक ही है। अंबिका कहती है, ठीक है, उनको तैयार कीजिए, हम लोगों के साथ अभी जाएंगे। रामनाथ बिना कुछ कहे सर झुका के बैजनाथ के पास चले जाते हैं। अंबिका आयशा की तरफ देखते हुए कहती है, सब तैयार है, नानू को आने दीजिए, साथ में चलते हैं। अंबिका कुंदन की तरफ देखते हुए कहती है, जाओ जल्दी तैयार होकर आओ। आयशा कहती है, सब तैयार होने जा रहे, तुम कब तैयार होगी? अंबिका आयशा के बातों का कोई जवाब नहीं देती और अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते रहती है। आयशा इक्वल्स मैंने कुछ पूछा। अंबू इक्वल्स नो मॉम आई एम फाइन। आयश मुंह फुलाकर कहती है, सभी कोई ट्रेडिशनल ड्रेस में जा रही है, तुम्हें भी वही ड्रेस में जाना है, ऊपर जाओ, रेडी हो जाओ, मैंने सब निकाल कर रख दिया है, नहीं तो मैं नहीं जा रही हूँ। अंबू कहती है, माँ इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कीजिए, मैं ठीक हूँ, ऐसे ही जाऊंगी। ठीक है तो तुम सब के साथ चली जाना, मुझे नींद आ रहा है, मैं सोने चली। आयशा कहती है सोफे से उठते हुए। अंबू गुस्से से सोफे पर उठती है और मोबाइल बंद करके मोबाइल पॉकेट में रख करके अपने रूम में चली जाती है। कमरे में जाकर चिल्लाती है, इसे पहन आएगा कौन? आस्ते से कहती है, मुझे तो यह आती ही नहीं है। आयशा दरवाजे पर थैक लगाकर खड़ी रहती है और कहती है, मेरे अलावा तुम्हें और कौन पहना सकता है, दो मैं तुम्हें रेडी करती हूँ। अंबू बाथरूम से आकर के सीधे ड्रेसिंग टेबल के पास आकर बैठ जाती है। आयशा धीरे धीरे करके अंबिका को रेडी कर देती है। अंबिका आयशा को कहती है, आप नीचे चलिए, मैं तुरंत ही आती हूँ। थोड़ी देर के बाद अंबिका भी नीचे चली जाती है। सभी कोई अंबिका को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अंबिका फर्स्ट टाइम ट्रेडिशनल साड़ी पहनी हुई थी। ग्रीन साड़ी रेड पार्सिल्क की थी, बालों को एक चोटी बनाई हुई थी और गले में एक हीरे का डायमंड सेट, कानों में छोटे छोटे टॉप्स, होठों पर हल्की लिप बाम, आंखों में काजल और हाथों में ब्रेसलेट, दूसरे हाथों में ब्रांडेड वॉच थी। कमला आयशा से कहती है, क्या बात है, आपने तो सही में बिल्ली के गले में घंटी बांध ही दी। आयशा कमला से कहती है, ये छोड़ो और ये देखो, मेरी बेटी खूबसूरत परी से कम नहीं लग रही। बिल्कुल सही कहा आपने जीजी, कमला कहती है। अंबू बैजनाथ के पास आकर पूछती है, अभी कैसा तबीयत है नानू?
बैजनाथ अपना हाथ उठाकर अंबू के हाथों में रखकर रौबदार आवाज में कहता है चले। सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर एक एक कर गाड़ियों का काफिला मिनिस्टर के घर की तरफ निकल जाता है। कुछ घंटों के बाद एक एक कर सारी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। गेट पर खड़े बॉडीगार्ड दौड़ कर आकर गाड़ी का दरवाजा खोलता है। सब धीरे धीरे गाड़ी से उतरकर खड़ा हो जाते हैं। बैजनाथ और अंबिका आगे आगे, बाकी फैमिली मेंबर पीछे पीछे आते हैं। जितने भी गेस्ट आए हुए थे सभी उठ उठकर हाथ जोड़कर बैजनाथ और अंबिका की फैमिली का सम्मान कर रहे थे। अंबिका नानू और उसके फैमिली के साथ में मिनिस्टर की बेटी को गिफ्ट देते हैं। फिर मिनिस्टर हाथ जोड़कर कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इनविटेशन का मान रखें। अंबिका कुछ नहीं कहती है। बैजनाथ जी मिनिस्टर का हाथ पकड़ के कहते हैं ये तो हमारा फर्ज था। सब अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अंबिका कुंदन से कहती है सिक्योरिटी संभालो, कुछ गड़बड़ है। ओके लेडी बॉस कहकर कुंदन सिक्योरिटी देखने लगता है। अंबिका को समझ में आ जाता है कि यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 4। सब अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अंबिका कुंदन से कहती है सिक्योरिटी संभालो, कुछ गड़बड़ है। ओके लेडी बॉस कहकर कुंदन सिक्योरिटी देखने लगता है। अंबिका को समझ में आ जाता है कि यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है, इसीलिए वो अपनी जगह से उठकर चारों तरफ नजर दौड़ाना शुरू करती है। अंबू को समझ आ जाता है, इसीलिए अलर्ट हो जाती है। अंबू, कुंदन और कुछ बॉडीगार्ड मिलकर पूरे हॉल को धीरे धीरे चलते हुए देख रहे थे, जिस पर अंबू को शक होता। कुंदन और बॉडीगार्ड धीरे से उसके आसपास जाते। बॉडीगार्ड चारों तरफ से कवर करते और कुंदन एक हाथ उसके सर पर और दूसरा हाथ गर्दन पर रखकर तेजी से घुमा देते, जिससे वो आदमी वही बेहोश हो जाता। कुंदन फिर धीरे से उसका सर टेबल पर रख बॉडीगार्ड को इशारे कर अंबू के पीछे निकल जाता। दूसरे बॉडीगार्ड सफ्टली उस बॉडी को उठाकर कार की डिक्की में डालते चल जाता। धीरे धीरे चलते अंबू जेंट्स टॉयलेट के आसपास चली आती है। दोनों साइड देखकर बिना देरी किए अंदर घुस जाती है। वहां कुछ लोग अंबू को मारने की साजिश कर रहे थे। अंदर आते के साथ कहती है क्या तुम लोग अंबिकापुर को जानते हैं जिसे मारना चाहते हो? उस गुंडे में से एक गुंडे कहते हैं अरे क्या बात है, जेंट्स टॉयलेट में एक लड़की बाय मिस्टेक तो नहीं जोर की लगी थी क्या मैडम, बुझा दो। अंबू इक्वल्स जोर की तो लगी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम लोग बुझा पाओगे। गुंडा इक्वल्स सारी तो उतारो फिर देखो प्यास बुझा पाते हैं या नहीं। अपने गर्दन पर हाथ घुमाते हुए और लीप को होठ के चारों तरफ घुमाते हुए कहता है। बस क्या था, अंबू का दिमाग गर्म हो गया। अपने 2 उंगलियों से सर को रख करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। एक टांग उठा के एक गुंडा तो पेट पर लात मारती है। राइट हैंड से एक गुंडे का गर्दन पकती है, लेफ्ट हैंड से झापर लगती है। फिर पीछे से आकर 2 गुंडे अंबू का बाह पकड़ लेती हैं। तेजी से अपने घुमाते हुए दोनों गुंडों के कंधे पर हाथ रखकर जमीन से गोल घूम जाती है और जैसे ही जमीन पर आती है दोनों गुंडे के गर्दन पकड़कर आपस में दोनों गुंडे का सर फोड़ देती है। कुछ ही मिनटों में सारे गुंडे जमीन पर पड़े रहते हैं। ये शादी मिनिस्टर के घर पर उसके लोन पर अरेंजमेंट किया गया था। लोन इतना बड़ा था कि कुछ बच्चे आराम से फुटबॉल गेम खेल सकते। अब तक अंबू की आंखों गुस्से से लाल हो चुका था। चलते चलते अंबू शादी के मंडप के पास आ जाती है। तभी उसे कुछ बोल दे हाथों में चाकू और डंडे लिए दिखते हैं। अपनी आंखें जोर से बंद करती है और तुरंत की खोलती है। उसकी आंखों में याद गुस्सा नहीं आग जल रही थी। मंडप के बीचों बीच बैठ जाती है। तभी अंबू के कानों में पंडित जी की आवाज आती है, पंडित जी कन्या के गले में मंगलसूत्र डालिए। अंबिका अपने जगह पर खड़ी होकर कहती है मंगलसूत्र और सिंदूरदान के लिए सभी को एक बेडशीट से कवर कीजिए, दुल्हन को कहीं किसी की नजर न लग जाए। जैसे ही बेडशीट से दुल्हन को कवर करते हैं अंबिका अपनी जगह से उठकर कमर के पीछे से गोली निकालकर गोली में साइलेंस लगाते हैं और 2-4 गोली इधर उधर चला देते हैं। गेस्ट की तरफ भड़कम मच गई थी। तभी अंबू अपने हाथों से चुपचाप बैठने का इशारे करती है। कुंदन अंबिका के पास चला आता है और दोनों मिलकर गोलियों की बरसात शुरू कर देती। उसमें से कुछ लोग आकर अंबिका पर अटैक कर देते हैं। अंबू की गोली अब खत्म हो चुकी थी। अंबिका साड़ी के पल्लू को कमर में डालती है और अपने दोनों हाथों से उसे पेट में घुसा मार और फिर उठाकर उसे नीचे पटक देती है। धीरे धीरे सारे गुंडे को कुंदन और अंबिका मिलकर धूल चटा देते हैं। सभी गेस्ट ये देखकर घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी अंबिका चिल्लाती है सब अपनी जगह पर शांति से बैठ जाओ। बॉडीगार्ड से कहती है जितने भी गंदगी है जितनी जल्दी हो सके उसे क्लीन कर दो। सब कोई को समझ ही नहीं आया कि यहाँ 10 मिनट में आखिर हुआ क्या। अंबिका की साड़ी पर कुछ खून की बूंदें लग गई थी। उसके बगल में बैठे हुए एक इंसान से के कंध पर से वाइट गमछा खींचकर अपने कंधे पर डालकर अपने परिवार के पास बैठ जाती है जैसे कि अभी कुछ हुआ ही नहीं। जब अंबिका की नज़र नानू पर जाती है तो वह आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लेती है क्योंकि नानू के कंधे पर गोली लग गई थी। अंबिका कुछ बॉडीगार्ड के साथ मिलकर नानू को उठाकर जल्दी से गाड़ी की तरफ भागती है। नानू के लेकर जा ही रही थी कि अंबू अपनी जगह पर खड़ी होकर मिनिस्टर को इशारे करती है अगर नानू को कुछ हो गया तो तुम लोगों की बैंड बजा दूंगा। नानू को आराम से मर्शरग में बैठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अंबू के परिवार वालों पीछे पीछे गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। गाड़ी हॉस्पिटल के पास जैसे ही रुकता है जल्दी से स्ट्रक्चर नर्स और डॉक्टर दौड़ के आते हैं क्योंकि गाड़ी में अंबू फोन करके हॉस्पिटल में इत्तला कर देती है।
अंबिका कपूर और बैजनाथ कपूर को कौन नहीं इस शहर में जानता हूँ। अंबिका कपूर नाम ही काफ़ी है लोगों को थर-थर कांपने के लिए। जल्दी से बैजनाथ को उतारकर स्ट्रक्चर पर लिटाया जाता है। उसके परिवार वाले सभी रो रहे थे लेकिन अंबिका की आंखों में एक कतरा भी आंसू नहीं था, सिर्फ गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी। बैजनाथ जी को जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। सारे घर वाले वार्ड के बाहर खड़े होकर सिर्फ रेड लाइट को देख रहे थे। बैजनाथ को उठाकर लाने के चक्कर में अंबू के चेहरे और साड़ी पर खून के कुछ धब्बे लग गए थे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 5 डार्क रूम। बैजनाथ जी को जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। सारे घर वाले वार्ड के बाहर खड़े होकर सिर्फ रेड लाइट को देख रहे थे। बैजनाथ को उठाकर लाने के चक्कर में अंबू के चेहरे और साड़ी पर खून के कुछ धब्बे लग गए थे, लेकिन इससे अंबू को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उससे गुस्सा इस बात का रहा था कि वह जाने से पहले रीचेक क्यों नहीं की। उसे खुद पर ही गुस्सा ज्यादा आ रहा था, इतने केयरलेस कैसे हो सकती है। ठीक इसी समय कुंदन आ जाता है और अंबिका को इशारे से बताता है कि सारे गुंडे ठिकाने पर है। वह आंखों से रिलैक्स होने का इशारा देती है। उधर मिनिस्टर का बेटी का शादी आराम से हो गया था और फिर उसकी विदाई भी। उसके बाद वहां का माहौल पूरा गर्म हो गया था। सब एक दूसरे से बात करने में लगे थे आखिरी हमला किसने लेडी बॉस पर करवाया है, क्योंकि अगर वह बंदा नहीं मिला तो हम लोगों के सभी की चटनी बनाकर रख देगी। इसीलिए जल्दी से पता करो कि यहाँ वह कैसे आया, क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी में आना संभव नहीं है। कौन उसके साथ मिला है, जल्दी पता करो। सभी एक दूसरे से इसी तरह से बातें कर रहे थे। एक करके जितने भी मिनिस्टर और एमएलए थे धीरे धीरे सभी हॉस्पिटल आना शुरू कर देते हैं, लेकिन अंबिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वह अपनी जगह पर बैठे एकटक दीवार की तरफ देखे जा रही थी। करीबन सुबह का 3 बजे ऑपरेशन खत्म होता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर जैसे ही बाहर आते हैं अंबिका दौड़ के डॉक्टर के पास जाती है और पूछती है रौबदार आवाज के साथ, कैसे हैं। डॉक्टर पहले अंबिका की बातों से डर जाते हैं, फिर अपने आप को शांत करके कहते हैं मैंने उनका गोली निकाल दिया है, लेकिन खून बहुत ज्यादा बह गया है जिसके कारण उसे 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, उसके बाद हम कुछ बता सकते हैं। ये सुनते ही अंबिक के दिल को आराम मिलता है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में ये चल रहा था कि आखिर वह कौन है जो हमला करवाया था या किया था। अंबिका कुछ नहीं बोलती है। डॉक्टर जल्दी से वहां से खिसक जाता है क्योंकि अंबिका की आंखें इतनी लाल थी मानो उसकी आंखों में खून उतर आया हो। अंबिका कुंदन को इशारे से बुलाती है और कहती है सारे फैमिली मेंबर को घर लेकर जाओ। आयशा और कमला आनाकानी करती है नहीं जाने के लिए, लेकिन आकाश समझाकर सभी को लेकर घर पहुंच जाता है। सभी कोई फ्रेश होकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अंबिका कुर्सी पर बैठी थी ऐसे जैसे कोई किंग हो। चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं, अफसोस नहीं, चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भाव ही नहीं था। और उसके सामने कुंदन खड़ा हुआ था। धीरे धीरे मिनिस्टर और एमएलए सब अंबिका को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अंबिका चिल्लाकर कहती है यहाँ भीड़ क्यों लगा रखे हो, अभी आप लोग सब अपने अपने घर जाए, बाद में बात करते हैं। उसमें से एक आदमी निकलकर बोलता है लेडी बॉस वह। तभी अंबिका उसे अपनी एक लुक देती है, उस इंसान का मुंह बंद हो जाता है। फिर आराम से अंबिका कहती है आप लोग अभी घर जाए, मीटिंग का टाइम सभी को बता दिया जाएगा। धीरे धीरे करके सभी चले जाते हैं। अंबिका और कुंदन डॉक्टर के केबिन में जाते हैं पूरी जानकारी के लिए। अंबिका जैसे ही केबिन में एंट्री लेती है डॉक्टर डर जाता है, लेकिन वह अपने आप को नॉर्मल करके रखता है। कुंदन पूछता है बैजनाथ कपूर जी कैसे हैं, उन्हें कब तक होश आ जाएगा, उन्हें और कितना समय लगेगा। डॉक्टर कहता है वैसे तो उनका ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेस रहा है, लेकिन उनकी और भी बीमारी जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण उन्हें ठीक होने में थोड़ा समय तो लग जाएगा, और उनका काफ़ी ब्लड भी लॉस हो चुका है जिसके कारण उसे रिकवर करने में 2-3 महीने लग जाएंगे, लेकिन कल तक इन्हें होश आ जाएगा। अंबिका कहती है जब तक नानू यहाँ रहेंगे तब तक आपके अलावा और आपकी निगरानी में ही कोई अंदर जाना चाहिए, उसके अलावा और भी कोई अंदर गया तो आप समझ सकते हो। इतना कहकर अंबिका थोड़ी चुप हो जाती है और फिर कहती है यहाँ 4 बॉडीगार्ड छोड़कर जा रहे हो, लेकिन बिना आपके परमिशन के नानू के वार्ड में कोई भी एंट्री नहीं करनी चाहिए, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए। अंबू और कुंदन निकलकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। कुछ दूर चलने के बाद ड्राइवर पूछता है कहाँ चलना है। अंबिका कुछ सोचते हुए कहती है अड्डे पर चलो। कुंदन कहता है लेडी बॉस अभी बहुत देर हो गई है, आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। अंबिका और कुंदन कुछ देर में ही अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं जो जंगलों के बीच होती है। यहाँ हर किसी को आना संभव नहीं था। ये बैजनाथ जी का बनाया हुआ एक अड्डा था जहाँ सभी को अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता था। अंदर जाते ही कुंदन जहाँ पर सभी गुंडे को बांधे गए थे वहाँ पहुँच जाता है और अंबिका दूसरे रूम में जाती है। वह अपने कपड़े को चेंज करती है। वैसे यहाँ पर अंबिका और कुंदन और कुछ बॉडीगार्ड्स के खाने पीने और रहने का व्यवस्था पूरी अच्छे से की गई हुई थी। अंबिका का यहाँ आना जाना हमेशा से लगा रहता था, इसीलिए अंबिका के कुछ कपड़े भी यहाँ पर होते थे। अंबिका नीचे एक स्पोर्ट्स ट्राउजर और ऊपर हाई नेक पहनती है, बालों को एक लंबी पोनीटेल करती है, कपड़े चेंज करके उसी जगह पर आ जाती है जहाँ सब गुंडे बंधे होते हैं। इस जगह का नाम बैजनाथ जी डार्क रूम रखा था। अंबिका डार्क रूम में आपके सिंगल सोफे पर किसी क्यून की भांति बैठ जाती है, एक टांग पर टांग चढ़ाकर, दोनों हाथ सोफा के हैंडसेट पर था। कुंदन किसी ने कुछ बताया क्या, अंबिका कहती है कुंदन इक्वल्स नो लेडी बॉस।
अंबिका मुस्कुरा देती है और कहती है चलो अच्छा हुआ कल से इतने ही बवाल हो रहे हैं लाइफ में कि एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं मिला है। इतना कहते हुए सोफा पर से उठती है और एक मोटा डंडा देखकर उठाती है। चलो ठीक है फिर एक्सरसाइज टाइम। इतना कहकर सभी गुंडे पर एक डंडा जोर जोर से बरसाना शुरू कर देती है। सभी गुंडे के मुंह से आहा की आवाज आनी शुरू हो जाती है। पूरा रूम में चिल्लाने की आवाज आ रही थी पर अंबिका है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी बॉडीगार्ड खड़े खड़े देखकर सहम से जाते हैं कि आज लेडी बॉस कहीं इन लोगों को मार ही न डाले। इतने में उन गुंडे में से एक गुंडे कहते हैं चिल्ला के मैडम मैं बता देता हूँ प्लीज अब मत मारिए। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 6 शूट। पूरा रूम में चिल्लाने की आवाज आ रही थी पर अंबिका है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी बॉडीगार्ड खड़े खड़े देखकर सहम से जाते हैं कि आज लेडी बॉस कहीं इन लोगों को मार ही न डाले। सभी के ऊपर लाठियों की बरसात करते ही रहती है। इतने में उन गुंडे में से एक गुंडे कहते हैं चिल्ला के मैडम मैं बता देता हूँ प्लीज अब मत मारिए। बताना तो पड़ेगा ही या तुम्हें ये तो तुम्हारे डेड बॉडी को मैं जान के ही रहूंगी। आखिर कौन है जो अंबिका पर हाथ डालने की जरूरत कर रहा है? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है? गुंडे हकलाते हुए कहता है लेडी बॉस शंकराचार्य है जो अपने ड्रग्स और कोकीन के धंधे को यहाँ पर जमाना चाहता है। उसे पता था कि आपके रहते हो यह नहीं हो सकता है इसीलिए पहले उसने आपका हटाने का सोचा लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया। इतना कहकर वह गुंडे जोर जोर से रोने लगता है। कुंदन सभी को ट्रीटमेंट के लिए भेज दो और सभी को वेल ट्रेन करो। इनकी जरूरत पड़ेगी हमें सभी का ट्रीटमेंट अच्छे से होने चाहिए। अंबिका कहती है और बाहर चली जाती है। कुंदन कुछ बॉडीगार्ड से इशारा करके वह भी अंबिका के साथ वापस घर चला जाता है। उनमें से कुछ बॉडीगार्ड सभी गुंडे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और सबकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। अंबिका का नया रूल था किसी को जान से तब तक मारा नहीं जाए जब तक वह लायक ना हो और अपने ग्रुप में जितने भी आदमी को शामिल करो इस लाइन में वह कम ही होते हैं इसलिए वह जान से मारने से ज्यादा अपने ग्रुप में शामिल कर लेती थी लेकिन सिर्फ काम करवाने के लिए किसी पर वह भरोसा नहीं करती थी। घर में आते ही सभी को सोफे पर बैठे थे। करीबन सुबह का 8 बजे बज चुके थे। सोफे पे बैठ के बातें कर रहे थे और चाय पी रहे थे। अंबिका कुंदन से कहती है आज शाम 4 बजे तक मिनिस्टर के साथ मीटिंग फिक्स करो। शंकराचार्य की जन्म कुंडली निकालो। कुंदन बचवाली लुक देता है। अंबिका कुंदन के कंधे पर हाथ रखकर कहती है अभी जाओ रेस्ट करो बाद में कर लेना। कुंदन मुस्कुराकर अपने रूम में चला जाता है और बेड पर जाते के साथ ही सो जाता है। अंबिका सबके साथ सोफा पर बैठ जाती है। मालती से चाय लाने को कहती है। मालती से पूछती है काकी कैसी है? अंदर से काकी आती है चाय का कप लिए है और कहती है मैं अच्छी हूँ बेटा मालिक जी कैसे हैं? सारे घर वाले अंबिका को आश की नजरों से देखने लगते हैं। काकी से चाय का कप लेते हुए कहती है नाना आउट ऑफ डेंजरस है शाम को सब उनसे मिलने जाना अभी उन्हें आराम करने दीजिए और चाय पीने लगती है। चाय पीते पीते अशोक से कहती है मामा जी आज की सारा मीटिंग आप संभाल लीजिएगा मुझे आज बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इतना कहते हैं चाय का कप टेबल पर रखकर अपने रूम में चली जाती है। अशोक मन में सोचता है आज किसकी शामत आई है जो आज एक स्पेशल मीटिंग है लगता है फिर किसी का पत्ता कटने वाला है। चल बेटा आकाश तू काम पर लग जा नहीं तो कहीं भांजी का मूड खराब हुआ तो तेरा भी गला कट जाएगा। अपने गले पर हाथ देखकर जोर से चिल्लाने लगता है। नहीं सभी कोई जो सोफे पर बैठे हुए थे आकाश की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। अंबिका रूम में जाती है और अपने बेड पर लेट जाती है। लेटते ही उसे भी नींद आ जाता है। टाइम स्किप। बिजनेस सूट पहन के अंबिका सीढ़ियों से नीचे उतरती है और सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। कुंदन कहाँ है? रोबदार आवाज के साथ कहती है। मैं यहाँ हूँ लेडी बॉस। कुंदन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहता है। आज की मीटिंग फिक्स हो गया जल्दी से लंच करो निकले। आयशा डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहती है नानू से मिलने नहीं जाना? कृष्णा और मोहन कहाँ है? कुंदन अंबिका पूछती है। ये दोनों कौन है? आयशा पूछती है। कुछ भी ढंग का जवाब भी नहीं देती आयशा मन में सोचती है। लंच करके दोनों बाहर दरवाजा तक जाती है तब तक कृष्णा और मोहन दरवाजे पर ही खड़ा था। आयशा पीछे पीछे आ रही थी। माँ कृष्णा और मोहन है आप लोग जहाँ जहाँ जाएगा इन दोनों को बता दीजिएगा साथ में रहेगा। माँ को बताती हैं तुम दोनों साई के जैसा साथ रहना अगर कुछ भी हुआ तो अपनी उंगली दिखा करके अंबिका चली जाती है। गाड़ी में बैठते हुए अंबिका कहती है शंकराचार्य का जन्म कुंडली निकाले। कुंदन कुछ नहीं कहता खामोश रहता है। आज रात तक उसकी जन्म कुंडली मेरे टेबल पर होना चाहिए। ओके लेडी बॉस। कुंदन सर झुका के कहता है। शाम 4 बजे मीटिंग शुरू हो जाती है। सभी को पता है कि अंबिका कितने टाइम की पंक्चुअल है इसीलिए सब टाइम से पहले ही मीटिंग हॉल में आ जाते हैं। मीटिंग में चारों तरफ से कोलाहल मचा हुआ था। सब लेडी बॉस को समझाने में लगा हुआ था कि मेरी गलती नहीं है मेरी गलती नहीं है। लेडी बॉस चुपचाप बैठकर सबके चेहरे का एक्सप्रेशन देख रही थी। हाथों में कलम को घुमाते अचानक से टेबल से उठती है। एक बहुत ही लंबा टेबल था रेक्टेंगल शेप का और दोनों तरफ ही कुर्सियां लगी हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग मिनिस्टर और एमएलए और बहुत सारे लीगल एंड लेबल काम करने वाले बैठे हुए थे। कुंदन और 2 बॉडीगार्ड अंबिका के पीछे खड़े थे। अंबिका कलम घुमाते हुए चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं भावहीन था।
अचानक से अपनी कुर्सी से उठती है, धीरे धीरे एक आदमी के पास जाकर उसके हाथ में कलम घुसा देती है। पूरे मीटिंग हॉल में चीखने की आवाज गूंज उठी। अंबिका उस इंसान की कुर्सी को खींचते हुए अपनी तरफ करती है, अपना एक टांग दूसरे हाथ के ऊपर रखकर मसलते हुए पूछती है, इस काम को करने के लिए तुम्हें कितना मिला था? सॉरी लेडी बॉस, अब नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी लेडी बॉस बार बार गिड़गिड़ाने लगता है। अपने बैंक से गोली निकालकर उसके सर पर तान देती है और रौबदार गरजते हुए कहती है कि मुझे सिर्फ जानना है तुमने ऐसा किया क्यों, और कोई भी वर्ड नहीं। वह आदमी हकलाते हुए रहता है, कुछ कह नहीं पा रहा था। अंबिका बिना सोचे समझे उसे सूट कर देती है। मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा जाता है। अपनी जगह पर आकर बैठती है और लैपटॉप पर एक वीडियो ऑन करके सबकी तरफ स्क्रीन घुमा देती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 7, अंबिका सिद्धार्थ। वह आदमी हकलाते हुए रहता है, कुछ कह नहीं पा रहा था। अंबिका बिना सोचे समझे उसे सूट कर देती है। मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा जाता है। अपनी जगह पर आकर आराम से बैठती है और लैपटॉप पर एक वीडियो ऑन करके सबकी तरफ स्क्रीन घुमा देती है। कुछ देर वीडियो चलने के बाद अंबिका चिल्लाते हुए कहती है, अब जल्दी से पता करो कि यह आदमी कहाँ मिलेगा, यह अभी कहाँ छुप कर बैठा है। मीटिंग डिसमिस इतना कहकर मीटिंग रूम से बाहर चली जाती है। अंबिका के जाने के बाद सभी एक दूसरे से बातें करने में लग जाते हैं कि शंकराचार्य आखिर यहाँ कर क्या रहा है, हम लोगों को जान से मरवा कर रहेगा क्या? इसे इलीगल काम करने की परमिशन यहाँ किसने दी, किसके कहने से यहाँ आया है? एक्चुअली वीडियो पर शंकराचार्य उस एमएलए को पैसे दे रहा था जिस एमएलए को अंबिका ने मार डाला था, और साथ साथ ड्रग्स, कोकीन, वुमेन ट्रैकिंग, चाइल्ड, बहुत सारे इलीगल काम करते हुए दिख रहा था। मीटिंग रूम से बाहर दूसरे एक रूम में चली जाती है। मीटिंग खत्म होते रात हो जाती है। दूसरे रूम में कृष्णा मोहन अंबिका का इंतजार कर रहा था। अंबिका कमरे में आती है, उसके पीछे पीछे कुंदन भी कमरे में आ जाता है। अंबिका कहती है, अभी पोर्ट पर जाना होगा, शहर के बहुत सारे लेडीज को दूसरे देश भेजा जा रहा है, सब तैयार हो जाओ 10 मिनट में। कुंदन कहता है, लेडी बॉस कृष्णा और मोहन इतना ही कहा था कि अंबिका उसकी बात काटते हुए कहती है, कृष्णा और मोहन भी हमारे साथ जाएंगे, इसे भी कपड़े और रिवाल्वर दे दो। सभी कोई लोअर ब्लैक पैंट, ब्लैक हुडी, ब्लैक मास्क एंड ब्लैक स्पोर्ट्स शूज पहन के रेडी हो जाते हैं। रिवाल्वर में गोली लोड करके सब अपने अपने हथियार को अच्छे से छिपाकर गाड़ी में बैठकर पोर्ट के लिए निकल जाते हो। करीबन 1 घंटे के बाद गाड़ी पोर्ट के पास रुक जाती है। गाड़ी से उतरकर सभी अपने अपने पोजीशन ले लेते हैं और एक दूसरे से ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं। वहां और 3 लोग थे जो शंकराचार्य को पकड़ने और लेडीज को बचाने आए थे, वह भी अपनी पोजीशन लेकर चुपचाप जहां जाने का इंतजार करने लगे थे। कुछ समय के बाद कुछ जहाज और कुछ कंटेनर आके खड़े हो गए अपने अपने जगह पर। अंबिका और अंबिका के कुछ लोग इतने सारे कंटेनर और जहाज देखकर सबके होश उड़ गए। उधर वो तीनों जो आए हुए थे उनमें से एक इंस्पेक्टर सिद्धांत रॉय था और 2 उसके असिस्टेंट विनोद और विजय थे। ये तीनों भी घबरा गए कि इतने सारे जहाज में किसमें लड़कियों को लेकर जाया जाएगा, इतने कम समय में पता कैसे लगाया जाए। कृष्णा अंबिका को ब्लूटूथ से पूछता है, मैडम इनमें से किस जहाज में लड़कियों के लेकर जाया जाएगा? अंबिका कहती है, डफर कंटेनर को खोला जाएगा तभी तो जहाज में लादा जाएगा। अंबिका ब्लूटूथ से सभी को कहती है, कंटेनर के टायर पर देखो, जिसका दबाव ज्यादा होगा उसमें लड़कियां होगी। सिद्धार्थ भी कहता है, 4 नंबर कंटेनर को देखो, उसका टायर बालू में सबसे ज्यादा धंसा हुआ है, इसका मतलब सारे लेडीज उसी में होगी, उसके कंटेनर खोलने की कोशिश करो। जब तक सिद्धांत 4 नंबर कंटेनर के पास आता तब तक अंबिका कंटेनर को खोल चुकी थी। उसने खोलते ही 3 गुंडे दरवाजे के पास ही खड़े थे जो अंबिका को एक लात मारता है। अंबिका नीचे गिर जाती है और उसकी रिवाल्वर भी दूर जाकर गिर जाती है। एक गुंडा नीचे उतरकर अंबिका पर जैसे ही हमला करने वाला था, अंबिका उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे पलटते हुए जमीन में पटक देती है, उसकी गर्दन को घुमाकर तोड़ देती है। ऐसा करते देख और 2 गुंडे कंटेनर से नीचे कूदते हैं। वैसे ही विनोद और विजय मिलकर दोनों का मुंह पर हाथ रखकर कंटेनर के पीछे ले जाकर पिटाई करते हैं। सिद्धांत गन निकालकर अंबिका के ऊपर तान देता है और पूछता है, तुम कौन हो, यहाँ क्या करने आया है? अंबिका कहती है, पहले जिस काम के लिए आए वह कर ले, बाद में बताता हूँ कौन हूँ। अंबिका की बातों से सिद्धांत को पता चल जाता है कि कोई लड़का नहीं एक लड़की है। कंटेनर से 10-15 गुंडे नीचे कूदने लगते हैं, सभी के हाथों में गन था। ये देख अंबिका सिद्धांत को भी धक्का देकर जमीन पर लेट जाती है और अपना रिवाल्वर उठाती है। सिद्धांत भी अपना पोजीशन ले लेता है। विनोद और विजय भी सिद्धांत के साथ पोजीशन लेते हैं। कुंदन, कृष्णा और मोहन अंबिका से कनेक्ट है तो सब पोजीशन लेकर गुंडों के सर पर शॉट लगाते हैं। अंबिका के कहने से सब शॉट शुरू कर देते हैं। दोनों टीमों के लोग ना चाहते हुए भी एक साथ अटैक करते हैं। 2 मिनट के अंदर ही 15 के 15 गुंडे नीचे जमीन पर पड़े हुए थे। सिद्धार्थ जल्दी से कंटेनर का दरवाजा खोलता है। सारी की सारी लड़कियां हाथ बांधा हुआ और मुंह पर पट्टी लगा हुआ था। सारी लड़कियां को देख सिद्धांत और अंबिका जो कंटेनर के सामने ही खड़े थे एक दूसरे को देखता है और फिर कंटेनर में चढ़ने लगता है। दोनों कंटेनर पर चढ़ने के बाद 1-2 लड़कियां के मुंह खोलता है। उसके बीच में एक लड़की के हाथों में रिवाल्वर था जो सिद्धांत पर चला देता है, लेकिन अंबिका देख लेती है और सिद्धांत को धक्का दे देती है, जिसके कारण वो गोली अंबिका को लग जाती है।
अंबिका को गोली लगने से वह अनबैलेंस हो जाती है और कमर के पीछे से दूसरी गोली निकालकर उसके सर के बीचों बीच गोली मार देती है। सिद्धांत को धक्का लगने से सीधा कंटेनर के नीचे गिर जाता है। अंबिका को गोली लगते देख कुंदन कंटेनर पर चढ़ता है और अंबिका को संभालता है। विनोद सिद्धांत को उठाता है और विजय कंटेनर पर चढ़ करके सारी लड़कियों को चेहरे से मास्क और हाथ खोलने लगता है। जब तक सिद्धांत उठकर अंबिका को संभालता तब तक कुंदन अंबिका को लेकर वहां से निकल चुका था। कुंदन ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, पीछे अंबिका को कृष्णा और मोहन संभाल रहा था। सिद्धांत जैसे ही पीछे पलटता है तब तक गाड़ी निकल चुकी होती है। सिद्धांत कंट्रोल रूम में फोन करके इन्फॉर्म कर देता है। धीरे धीरे करके सारे पुलिस आ जाते हैं और सारी लड़कियों को संभालने में लग जाते हैं। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 8 हॉस्पिटल। सिद्धांत जैसे ही पीछे पलटता है तब तक गाड़ी निकल चुकी होती है। सिद्धांत कंट्रोल रूम में फोन करके इन्फॉर्म कर देता है। धीरे धीरे करके सारे पुलिस आ जाते हैं और सारी लड़कियों को संभालने में लग जाते हैं। सिद्धांत बहुत देर तक उसी दिशा में देखते रहता है जिस दिशा में अंबिका की गाड़ी निकल चुकी थी। अंबिका का गाड़ी 20 मिनट के बाद हॉस्पिटल के पास रुकती है। हॉस्पिटल में रुकने के बाद ही डॉक्टर और नर्स जल्दी से स्ट्रक्चर लेकर आते हैं क्योंकि ड्राइव करते समय कुंदन ने हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दिया था। गोली निकालने के लिए अंबिका को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेकर चलते हैं। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जैसे ही जा रहे थे अंबिका ने हाथ दिखाकर रुकने का इशारा किया। कुंदन को पास में बुलाया और बोला, घर में खबर मत करना, पुलिस यहाँ तक ना पहुंचे, इसका पूरा ख्याल रखना। जल्दी से अंबिका को अंदर लेकर गए और ऑपरेशन शुरू हो गया। कृष्णा और मोहन बाहर खड़े हो गए। कुंदन वहीं पर टेबल पर बैठ गया। दूसरी तरफ सिद्धार्थ सभी पुलिस वालों के साथ मिलकर जितनी भी औरतें और लड़कियां थी सभी को अपने अपने घर पहुंचाने का व्यवस्था पूरी तरीके से किया गया। करीब 2 घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर से अंबिका को बाहर निकाला गया। उसे एक रूम में ले जाया गया। काफी रात होने की वजह से आयशा अंबिका को कॉल करते हैं। आयशा का फोन कुंदन के पास होने की वजह से कुंदन फोन रिसीव करता है और कहता है, मैडम अभी मीटिंग में है। आयशा कहती है, कितनी देर चलेगी मीटिंग, जल्दी घर आओ, डिनर हो गया। कुंदन कहता है, मीटिंग अभी अभी शुरू हुआ है, मैडम ने डिनर कर लिया, आप लोग सभी सो जाए, मीटिंग खत्म होते होते सुबह हो जाएगी। सुनते ही आयशा फोन कट कर देती है और अपने रूम में जाकर सो जाती है। कुंदन भी थोड़ा रिलीफ करता है और सोफे पर बैठकर वह भी सो जाता है। सिद्धांत के काम खत्म होने के बाद वह पोर्ट के आसपास हॉस्पिटलों में जाकर चेक करता है कि वह लड़की को आखिर किस हॉस्पिटल में ले जाया गया, पर उसे कहीं से कुछ भी सुराग हाथ नहीं लगा, इसलिए थक हार कर वह भी अपने घर चला जाता है। टाइम स्किप। करीब सुबह के 5 बजे बज रहे थे। अंबिका के रूम में कोई अंदर चुपके से आया और उसके हाथों को पकड़ा। जैसे ही अंबिका को यह एहसास होता है वह तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है और खुद उठकर बेड पर बैठ जाती है। अंबिका ने जिसका हाथ मरोड़ा वह जोर से चिल्लाई, मैडम मैं नर्स हूं। अंबिका थोड़ा रिलैक्स हुई। अंबिका के आवाज से सामने सोफे पर कुंदन भी सो रहा था, वह भी उठकर बैठ गया। नर्स चेक की। अंबिका पूछी, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? नर्स ने कहा, यस मैडम आप ठीक है, अब आप घर जा सकती है। अंबिका कुंदन से अपने कपड़े मंगवाती है। गाड़ी में हमेशा एक एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है क्योंकि वह लोग कभी भी बाहर जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में कपड़े का रखना जरूरी था, क्योंकि किसी भी कंडीशन में किसी भी समय कपड़े को जरूरत पड़ सकती थी। कि अंबिका का काम ही कुछ ऐसा था, इसलिए वह हमेशा अपने कपड़े कैरी करती थी। कुंदन गाड़ी से कपड़े निकाल कर लाकर अंबिका को देता है और वार्ड के बाहर चला जाता है। कपड़े चेंज करके वार्ड से बाहर आती है। अंबिका को कपड़े बदलने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए उसने नर्स की हेल्प ली थी। अंबिका डॉक्टर के केबिन में जाकर अपने नानू के बारे में पूछती है। डॉक्टर बताता है नानू की हालत पहले से ठीक है, लेकिन उसे रिकवर होने में और 2 महीना लग जाएगा। अंबिका, कुंदन, कृष्णा, मोहन सभी मिलकर वापस घर चले जाते हैं। सिद्धांत रोड पर मॉर्निंग वॉक कर रहा था। जब अंबिका की गाड़ी सिद्धांत के सामने से क्रॉस करता है तो सिद्धांत उसे पहचान नहीं पाता है, क्योंकि सिद्धांत उस लड़की की आंखें देखी थी जो नीली थी। गाड़ी में जब अंबिका पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी तो वह अपनी आंखें बंद करके रखी थी और आराम से अपने सर सीट के ऊपर टिका कर रखी थी, इसलिए सिद्धांत उसे पहचान नहीं पाया और उसके सामने से क्रॉस होते हुए वह अपने घर पर चली गई। सिद्धांत कहने को तो जॉगिंग कर रहा था, पर उसका ध्यान पूरी तरह से उसी लड़की पर थी। आखिर वह लड़की कौन थी जो इतनी सारी लड़कियों को बचाने का हिम्मत रखती थी? उसकी आंखें नीली नीली थी जिसमें सिद्धार्थ खोता हुआ चला जा रहा था। सिद्धांत को सबसे ज्यादा इफेक्टिव उसे उस बात से कर रहा था कि वह लड़की अपनी जान खतरे में डालकर सिद्धांत की जान बचाई है। सिद्धांत जितना भी याद करने की कोशिश करता उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने कुछ देखा ही नहीं था, इसीलिए बस सिद्धांत को उसकी आंखें ही याद आ रही थी, क्योंकि उसकी आंखें सबसे अलग थी, नीली नीली समुद्र की गहराई की तरह। अंबिका घर आते ही काकी चाय कहते हुए सोफे पर बैठ जाती है। आयशा उसे डांट लगाते हुए कहती है, इतनी रात तक तुम्हारी कौन सी मीटिंग चलती है? नानू की अभी तबीयत ठीक नहीं है, घर पर रहो। कुंदन भी आकर सोफे पर बैठ जाता है, लेकिन जब उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठी एक औरत पर पड़ती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उसके पास जाने लगता है और कहता है, माँ आप यहाँ कब आए? काकी अंबिका को चाय देते हुए कहती है, तुम्हारी माँ कुछ देर पहले ही आई है।
काकी फिर सभी को चाय देती है। अंबिका चाय पीते हुए कहती है, क्या सिर्फ माँ से मिलोगे, अपनी पत्नी से नहीं? कुंदन अंबिका को सवालिया नजरों से देखता है। अंबिका कहती है, जब तक शंकराचार्य पकड़ा नहीं जाता है तब तक तुम्हारी फैमिली यहीं पर रहेगी, दिस इज माई ऑर्डर। धीरे धीरे पायलों की छन छन करते हुए एक लेडीज डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ते रहती है। कुंदन की कान खड़े हो जाते हैं और वह उस तरफ देखता है जिस तरफ पायल की आवाज आती है। देखते ही उसके चेहरे की चमक काफी बढ़ जाती है। वह कोई और नहीं कुंदन की पत्नी अमृता होती है। अमृता सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम कहती है। अंबिका अमृता से पूछती है, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अमृता कहती है, नहीं मैडम, कोई तकलीफ नहीं हुई। ठीक उसी समय वकील दरवाजे से अंदर आता है। गुड मॉर्निंग कहकर सोफे पर बैठ जाता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 9। वह कोई और नहीं कुंदन की पत्नी अमृता होती है। अमृता सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम कहती है। अंबिका अमृता से पूछती है, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अमृता कहती है, नहीं मैडम, कोई तकलीफ नहीं हुई। ठीक उसी समय वकील दरवाजे से अंदर आता है। गुड मॉर्निंग कहकर सोफे पर बैठ जाता है। कहीं ये रावल अंकल यहाँ आना कैसे हुआ? अंबिका पूछती है। मालती रावल अंकल के लिए चाय लेकर आइए। रावल इक्वल्स बात यह है कि आने वाला सप्ताह में तुम्हारा जन्मदिन है, तुम पूरे 22 साल की हो जाओगी, इसीलिए मैं वसीयत पढ़ने आया था। अंबिका इक्वल्स नानू तो अभी भी हॉस्पिटल में है, फिर ये वसीयत किस लिए? चाय का सिप लेते हुए कहती है। रावल इक्वल्स वसीयत पढ़ने का मेरा काम हो बेटा, सुन लो, मुझे पता है बैजनाथ हॉस्पिटल में है, उसी ने ये वसीयत बनवाई है। आयशा इक्वल्स पापा ने ये वसीयत बनवाई है। अंबिका इक्वल्स फिर किस चीज़ का मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, पर ये क्या लिखवाया है नानू ने? रावल इक्वल्स जब आप 22 साल के हो जाएंगे तो बैजनाथ कपूर का लीगली जितने भी कारोबार है उस पर आपका मालिकाना हक हो जाएगा, क्योंकि मेन विरासत आप ही को मिलने वाली है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, आपको 6 महीने के अंदर शादी करनी पड़ेगी। अंबिका इक्वल्स वॉट, आप क्या बकवास कर रहे हैं? ये फालतू का कंडीशन किसने रखा है? अगर नहीं की तो? धमकी भरी लहजे से पूछती है। रावल इक्वल्स, अगर आप ऐसा नहीं करती है तो ये सारा प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। अंबिका गुस्से में सोफे से उठकर खड़ी हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं तो कम से कम मेरे भाई बहन या मामा को मिलनी चाहिए, ट्रस्ट में क्यों जाएंगे? नानो इस उम्र में सठिया गए हैं क्या? ये कैसी वाहियात से अर्थ रखे हैं? मैंने मुश्किल से, कितनी मुश्किल से इस मुकाम को हासिल किया है, और नानू ये सब ऐसे ही दान में ट्रस्ट को दे देंगे? कितनी बकवास बात है, मैं नहीं मानती ये सब। आयशा अंबिका के कंधे को पकड़कर कुछ कहना चाह रही थी कि अंबिका के मुंह से आह निकल जाती है और अंबिका अपने एक कंधे को नीचे कर लेती है। आयशा डर से अपने हाथ हटा लेती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा, कहीं चोट लगी है क्या? अंबिका अपनी इमोशन छुपाते हुए कहती है, कुछ भी नहीं। रावल अंकल आगे पढ़िए, क्या लिखा है? रावल इक्वल्स हम कहते हुए आगे पढ़ते हैं, आपकी उम्र 22 की हो जाएगी तो पूरे प्रॉपर्टी पर आपका हक हो जाएगा। ठीक 6 महीने के अंदर ही आपको शादी करनी होगी, और जब आपकी उम्र 23 मतलब आपकी शादी की पूरे 1 साल हो जाए तब एक वारिस होनी चाहिए, नहीं तो आपका इस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं होगा, और यह सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। गुस्से में तमतामती हुई अंबिका घर के बाहर चली जाती है और एक बाइक पर बैठते हुए अपने गन कमर के पीछे रखती है। बाइक पर बैठ जाती है और सबको आगाह करते हुए कहती है, मेरे पीछे कोई मत आना। बाइक चलाते हुए दरवाजे से बाहर चली जाती है। आयशा चिंता करते हुए कहती है, कोई जाओ उसे रोको, जाने अभी गुस्से में क्या कर लेगी। कमला कहती है, नहीं जीजी, वह कुछ भी नहीं करेगी, बस अपना गुस्सा शांत करने गए हैं। आकाश कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था, अगर इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करोगे थोड़ा तो झेलना ही पड़ेगा। काम खत्म होने के बाद वकील भी अपने घर चले गए। कुंदन जो अंबिका के पीछे पीछे गया था, अंबिका के मना करने पर वह भी लौट के वापस आ गया था। आयशा कुंदन को देखकर कहती है, तुम उसके साथ क्यों नहीं गए, अगर वह कुछ कर लेगी तो? कुंदन कहता है, सीरियसली काकी, सीरियसली आपको ऐसा लगता है लेडी बॉस हर सिचुएशन को हैंडल करने में सक्षम है, उसका हर डिसीजन राइट होता है, थोड़ा समय दीजिए, खुद को शांत कर घर चली जाएगी। अंबिका बाइक चलाते चलाते करीबन 15 मिनट हो गए थे। उसके राइट हैंड इंजर्ड था, जिसके कारण वह बाइक ठीक से चला नहीं पा रही थी, पर गुस्से में अपने इंजर्ड कंधे को इग्नोर कर रही थी और माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, जिससे उसने ट्रैफिक लाइट को नहीं देखा और एक गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी से टकराने के बाद खुद को संभाल नहीं पाए और वहीं पर घायल हो गई। खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर कंधे से बहुत सारे ब्लड बाहर आ रहे थे और गिरने की वजह से उसके पाँव में भी चोट लग गए थे। अंबिका की गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर किसी और से नहीं बल्कि इंस्पेक्टर सिद्धांत की पुलिस जीप से टकरा गई थी। सिद्धांत पुलिस यूनिफॉर्म में था, आंखों पर ब्लैक सेट गॉगल्स, हाथों में घड़ी, गले में सोने की चेन पहना हुआ था, एकदम डैशिंग हीरो जैसा लुक था। जैसे ही गाड़ी टकराई तुरंत ही उसने अपनी पुलिस जीप रोक दी और नीचे उतरकर बाइक चलाने वाले का हेलमेट उतारा। सिद्धांत जब हेलमेट उतारा तो उसके होश उड़ गए। अंबिका अपनी खुली बंद आंखों से सिद्धांत को ही देख रही थी। सिद्धांत अंबिका को आंखों के देखकर समझ गया कि वही लड़की है जिसे वह कल रात से ढूंढ रहा था। उसके चेहरे पर मानो कितनी सारी खुशियां आ गई कि जिसे वह शिद्दत से ढूंढ रहा था वह खुद चलकर उसके पास आ गई। अगले ही पल उसका चेहरा उतर जाता है क्योंकि अंबिका उसकी गोद में बेहोश हो जाती है। सिद्धांत उसे अपनी गोद में उठाकर जीप में डालता है और पास ही के हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। डॉक्टर अंबिका को जब एग्जामिन किया
उसके शोल्डर पर फिर से पट्टी कर दिया और उसके पाँव में भी बहुत सारी चोट आई थी। सभी पर दवाई कर दिया पर अंबिका अभी भी बेहोश थी। डॉक्टर बाहर आया तो सिद्धांत ने पूछा, कैसी है मैडम? डॉक्टर ने बताया उसके कंधे पर गोली लगी थी जो अभी भी वह घाव नहीं सूखा है। ऐसा लग रहा है मानो 15-20 घंटे के अंदर ही वह गोली उसे लगी था, जिसके कारण उसके कंधे से ब्लड आ रही थी और उसने रेस्ट भी नहीं किया, शायद मेडिसिन भी नहीं ली। उस मैडम के पास से एक रिवॉल्वर भी। डॉक्टर यह रिवॉल्वर सिद्धांत को देते हुए कहा, शायद लगता है मैडम पुलिस में है। सिद्धांत कोई जवाब नहीं देता है और रिवॉल्वर अपने पास रख लेता है और जाकर अंबिका के पास वाले चेयर पर बैठ जाता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 10, सिद्धार्थ अंबिका। डॉक्टर ने बताया उसके कंधे पर गोली लगी थी जो अभी भी वह घाव नहीं सूखा है। ऐसा लग रहा है मानो 15-20 घंटे के अंदर ही वह गोली उसे लगी था, जिसके कारण उसके कंधे से ब्लड आ रही थी और उसने रेस्ट भी नहीं किया, शायद मेडिसिन भी नहीं ली। उस मैडम के पास से एक रिवॉल्वर थी। डॉक्टर यह रिवॉल्वर सिद्धांत को देते हुए कहा, शायद लगता है मैडम पुलिस में है। सिद्धांत कोई जवाब नहीं देता है और रिवॉल्वर अपने पास रख लेता है और जाकर अंबिका के पास वाले चेयर पर बैठ जाता है। चेयर पर बैठकर अंबिका को प्यार से निहारने लगता है और मन में कहता है, भगवान उसे कितनी फुर्सत से बनाया है। जितनी खूबसूरत इसकी आंखें हैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत भगवान इसे बनाया है। जी करता है देखता ही रहूं। तकरीबन शाम को अंबू की आंखें धीरे धीरे खुलती है और बंद करती है। फिर अचानक से उसे याद आता है कि वह बुलेट लेकर घर से निकले थे। फिर अपनी आंखें अचानक से खोलकर बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है। जल्दी जल्दी अपनी नस पर लगी हुई सुई खोलने में लग जाती है। वहीं बैठा हुआ सिद्धार्थ कहता है, ये क्या कर रही है आप? कहते कहते अंबू का हाथ पकड़ लेता है। तभी कमरे में नज़ आ जाती है और कहती है, क्या कर रही है मैडम आप? अभी ये बॉटल खत्म होने पर आपको छोड़ दिया जाएगा। अंबिका चिल्लाते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, इसे जल्दी से खोल कर हटाओ। और मेरा मोबाइल कहाँ है? सिद्धांत वही उसी के पास खड़ा था झट से कहता है, आपका मोबाइल मेरे पास है, और अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर अंबिका की तरफ बढ़ा देता है। अंबिका बिना देरी किए मोबाइल लेती है और उसमें से कुंदन का नंबर डायल करती है। उधर से फ़ोन रिसीव होते हैं। कहती है, जल्दी से मैं लोकेशन सेंड कर रही हूँ, कार भेजो। बिना कुंदन का बात सुने फ़ोन कट कर देती है। अंबिका के चिल्लाने से नर्स उसके हाथों से इंजेक्शन और उसे जो कि बोतल जो ग्लूकोज चढ़ रही थी उसे निकाल कर बाहर कर देती है। अंबिका अपना राइट शोल्डर हिलाती है तो दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए वह नर्स से कहती है, एक पेन किलर इंजेक्शन दे दो। नर्स कहती है, 2 घंटे बाद डॉक्टर आएंगे तो चेक करके आपको दे देंगे मैडम। अंबिका इधर उधर ढूंढने लगती है। नर्स पूछती है, क्या ढूंढ रहे हैं मैडम? सिद्धांत अपने पॉकेट से रिवॉल्वर निकालकर उसकी तरफ बढ़ा देता है और थोड़ा छेड़ते हुए लहजे में कहता, कहीं ये तुम्हारा तो नहीं? मुझे इतना ही बोल पाया था कि अंबिका उसके हाथ से झट से रिवॉल्वर छीन लेता है। रिवॉल्वर छीनकर सिद्धांत की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, तुम्हें अपनी जान की डर है या नहीं? सिद्धांत रिवॉल्वर के पास जो खड़ा था धीरे धीरे अंबिका की तरफ बढ़ते हुए कहता है, पर मेरी जान तो मेरे पास है ही नहीं। अपने कंधे उचकाते हुए कहता है, छेड़ने के अंदाज में। सिद्धांत के आगे बढ़ने से अंबिका थोड़ा बेड की तरफ झुक जाती है और कहती है, आगे मत बना, नहीं तो मैं सच में गोली चला दूंगी। सिद्धांत अंबिका की तरफ और झुकते हुए, तुम्हें मना किसने किया है? चला दो, तुम्हारे हाथ में ही रिवॉल्वर है। छेड़ने के अंदाज में अंबिका सिद्धांत को धक्का दे देती है। वह थोड़े दूर में जाकर गिरता है। अंबिका कहती है, तुम्हें पता नहीं है तुम किससे टक्कर ले रहे हो? अपनी औकात में रहो। सिद्धांत खुद को संभालते हुए हाथ को झाड़ते हुए कहता है, तुम बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है? मैं किससे टक्कर ले रहा हूँ? मुझे भी तो नाम पता चलना चाहिए। धीरे धीरे सिद्धांत फिर अंबिका की तरफ बढ़ने लगता है। अंबिका सिद्धांत की तरफ रिवॉल्वर तान की गोली चला देती है। अंबिका को पता ही नहीं है कि रिवॉल्वर के अंदर गोली नहीं है, सिद्धांत ने निकाल ली थी, इसीलिए उसे तब से छेड़ रहा था। नर्स जो खड़ी थी दोनों को झगड़े देख करके रूम से बाहर भाग जाती है। सिद्धांत अंबिका की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, तुमने अपने नाम नहीं बताया। अंबिका गुस्से में कहती है, तुम्हारी हैसियत नहीं है मेरी नाम जानने की, और अपना रिवॉल्वर गुस्से में दरवाजे की तरफ फेंक देती है। दरवाजे से कुंदन और 2 बॉडीगार्ड अंदर आ रहे थे। कुंदन झुक जाता है, पीछे वाले बॉडीगार्ड्स को सर पर लग जाती है। अंबिका कुंदन पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम दोनों इतनी देर कर दी, क्या ये लोकेशन धरती पर एग्जिट नहीं करती थी जो तुम्हें ढूंढने में इतना समय लग गया? डफर कहीं के। अंबिका बेड से खड़ी होकर जाने लगती है। सिद्धांत उसका हाथ पकड़कर कहता है, इस हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा मैडम? अपनी एक आंख मारते हुए कहता है। अंबिका अपना हाथ झटकते हुए कुंदन से कहती है, बिल क्लियर कर, जल्दी गाड़ी में आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और सिद्धांत की तरफ देखकर अपनी उंगली सिद्धांत की तरफ पॉइंट करके कहती है, मैं तुम्हें देख लूंगी। फिर वापस झटके से मुड़कर बाहर चली जाती है। अंबिका के साथ साथ बॉडीगार्ड जिसके सर पर चोट लगी थी वह अपना सर को सहलाते हुए और रिवॉल्वर उठाकर अपने पॉकेट में रख लेता है। उसके पीछे पीछे कुंदन भी बिल क्लियर करने चला जाता है। उसी दरवाजे से विनोद अंदर आता है और सिद्धांत को देखते हुए कहता है, बाप रे बाप, इस मैडम का इतना एटीट्यूड। सिद्धांत अपने दिल पर हाथ रखकर थोड़ा सा सहलाते हुए कहता है, जितनी इसकी आंखें नशीली है उतना इसका एटीट्यूड भी बहुत ही नशीला है, कहीं ये मेरी जान ही ना ले ले। विनोद कहता है, सिद्धांत सर, इस मैडम से दूर ही रहिए, कहीं सच में यह आपकी जान ना ले ले।
सिद्धांत दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी जान तो इसकी नशीली आंखें देखती ही चली गई, पता नहीं इसे कब पता चलेगा कि मेरी जान इसी के पास है। इसकी यह दौफाय अपने सीने पर थोड़ा सा हाथ मारते हुए कहता है। विनोद सिद्धांत से कहता है, तो सर आपको पता चल गया ये मैडम कौन है, इनका नाम क्या है, ये कहाँ से है? सिद्धांत बेड पर बैठते हुए कहता है, कहाँ यार, उसने तो कुछ बताया भी नहीं। फिर थोड़ा रुककर, कहीं मेरा चेहरा डरावना तो नहीं लग रहा जिसे देखकर यह इतनी भड़क गई। फिर अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर कैमरा ऑन करता है और अपना चेहरा देखता है। विनोद सिद्धांत को मस्का मारते हुए कहता है, कहाँ सर, कैसी मजाक कर रहे हो आप तो इतना हैंडसम डैशिंग गुड लुकिंग प्रिंस चार्मिंग है, कोई भी लड़की देखकर फ्लैट हो जाए। सिद्धांत रोनी सूरत बनाकर कहता है, ऐसा किया तो ये मुझ पर भड़की क्यों? अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। आगे के एपिसोड आपको जल्द ही सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।